हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th। आज मैं नए टॉपिक यौन संचारित रोग और उनकी रोकथाम कैसे की जाती है उस पर चर्चा करूंगी। यौन संचारित रोग किस तरीके के होते हैं और ये कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिटेड होते हैं, आइए देखते हैं। यौन संचारित रोग शरीर के तरल द्वारा मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं तब ये रोग एक दूसरे से संचारित होते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर इन रोगों के फैलने की संभावना अधिक होती है। इसमें जीवाणु जनित जैसे गोनोरिया, अब रोग आप याद रखोगे, और गोनोरिया रोग किसके कारण होता है? ये आपका जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा तथा एड्स आदि शामिल हैं। एड्स कैसा रोग है? इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, तो आपको एड्स तैयार करना है, गोनोरिया और सिफिलिस देखना है। एड्स वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, जबकि गोनोरिया और सिफिलिस जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। ये मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए आते हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है। यौन संचारित रोगों का वर्णन निम्नलिखित है। आइए देखते हैं। पहला, उपदंश, इसी का दूसरा नाम है सिफिलिस, और हिंदी में इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है पेपर में, सिफिलिस। यह रोग ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के संक्रमण से फैलता है। अब ये जीवाणु का नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि ये लिखेंगे आप लोग और इसको अंडरलाइन देंगे, तभी आपको नंबर बोर्ड में मिलेंगे। अब लक्षण क्या है, आइए देखते हैं। सिम्टम, इसका प्रमुख माध्यम बाहर जननांगों में घाव और रोम पुटिकाएं, हेयर फॉलिकल्स होते, खरोंच लग जाने आदि से ये होता है। उपदंश में सर्वप्रथम संक्रमित स्थान पर एक बैंगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है। ये बैंगनी कलर का इस तरीके से ये घाव बन जाएगा, वृत्ताकार मतलब गोलिकाकार का। लगभग 2 से 6 सप्ताह के भीतर घाव ठीक हो जाता है, तो व्यक्ति को लगता है कि वो सही हो गए, बट ऐसा होता नहीं है। फिर कुछ सप्ताह बाद द्वितीयक अवस्था में त्वचा पर रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन एवं तंत्रिका तंतुओं के अंगों में चिपचिपे पदार्थ से भरी गिल्टियां बनने लगती हैं। इसके अधिक संक्रमण पर व्यापक रुधिर स्त्राव, अधिक रुधिर निकलने लगता है, लकवा, पैरालिसिस, पागलपन आदि हो सकता है। तो ये घातक रोग है, तो यौन संचार रोगों के प्रति भी हम लोगों का अवेयर होना चाहिए। अब रोकथाम एवं उपचार, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे? इसकी रोकथाम निम्न प्रकार की जा सकती है। रोगी को संभोग की स्थिति से दूर रखा जाना चाहिए। रोगी के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोगी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। पेनिसिलिन, अब ये जो आपकी मेडिसिन है इसको याद रखेंगे, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दवा देना इस रोग के लिए लाभकारी होता है। तो रोगी इन दवाइयों का यूज करके, ठीक है, अपने दर्द को कम कर सकता है, और इतने सारे प्रिकॉशन उसको लेने चाहिए रोग हो जाने के बाद, तो उसको रिलीफ मिलता है। दूसरा रोग है सूजक, ये भी जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, जिसको हम कहते हैं गोनोरिया। तो आप गोनोरिया ये लिखा है गोनोरी, तो हिंदी में भी लिखा हुआ इस तरीके से आपका आ सकता है गोनोरिया, ऐसे भी हिंदी मीडियम के बच्चों को पता होना चाहिए गोनोरिया। यह रोग नेसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है, ये आपको अंडरलाइन करनी है और इसको याद रखना है। लक्षण क्या है? सिम्टम, इस रोग का जीवाणु स्त्रियों एवं पुरुषों के मूत्र मार्ग में रहता है। संक्रमित व्यक्ति को मूत्र त्याग के समय मूत्र मार्ग में जलन होती है तथा सूजन भी आ जाती है। जीवाणु का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग के द्वारा ही होता है। स्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु ये इन जीवाणुओं के लिए वाहक का कार्य करती हैं। स्त्रियां इस रोग से संक्रमित नहीं होंगी, लेकिन इन जीवाणुओं को ट्रांसफर करने का कार्य करेंगी। किसमें? स्वस्थ व्यक्ति में। रोकथाम एवं उपचार किस तरीके से करेंगे? इसकी रोकथाम निम्न प्रकार से की जा सकती है। तेज धूप में घूमना, तेल, अचार व गर्म तथा मसालेदार पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। संक्रमित भाग को खुली हवा में रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इस रोग में अर्जेंटम नाइट्रिकम ये दवा आप लोगों को याद रखनी है, तथा पेनिसिलिन औषधियाँ दी जाती हैं। तो आपको इसमें जो भी ये कमेंट अच्छे लग रहे हैं वो आप इनको याद रख सकते हैं।
अगला इम्पॉर्टेंट रोग है एड्स। ये जरूर आप लोगों के पेपर में आता है, हाई स्कूल के बच्चे भी इसको ध्यान में रखेंगे और इंटर के बच्चे भी। एड्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ये आपको तैयार करना है, 1 नंबर का ये पूछा जाता है। अब एड्स का फुल फॉर्म इंग्लिश में देख लीजिए। ए से एक्वायर्ड, आई से एम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। इस तरीके से एड्स का इंग्लिश में भी आप लोग तैयार कर सकते हैं और हिंदी में भी, कोई एक आपको तैयार करना है। एड्स का अर्थ है, एड्स आपका विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो 2 आपको जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, जिसमें आपने गोनोरिया और इसके पहले आपने सिफिलिस पढ़ा, ठीक है, वो आपको याद रखना है। और एड्स से ये विषाणु द्वारा होने वाला आपका रोग है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार रखना है। एड्स का अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है, तथा इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु HIV का फुल फॉर्म है। HIV क्या है? वायरस का नाम है। HIV किसका नाम है? वायरस का नाम है। और HIV का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। S से ह्यूमन, I से इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी, और V से वायरस के कारण होता है, जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति पहुंचा। जो इम्यून सिस्टम आपका होता है, तो ये वायरस इम्यून सिस्टम को खत्म करने का कार्य करता है। एड्स के लक्षण, सिम्टम ऑफ एड्स, हम कैसे समझेंगे कि एड्स रोग से पीड़ित है कोई व्यक्ति? इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना, छोटे छोटे रोग उसको बराबर होते रहेंगे। टीबी, कैंसर, निमोनिया, यौन रोगों का उपचार के बाद भी ठीक ना होना। ये अवेयर रहने वाली चीज़ है, जिससे पता चलता है कि अगर ये रोग ठीक नहीं हो रहे हैं तो निश्चित बात है किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो। वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं वो जानलेवा होती हैं। सांस लेने में तकलीफ होना तथा रोगी को लगातार बुखार आना, दस्त लगना, शरीर का भार कम होना, शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता कम होना, सिर दर्द रहना तथा चक्कर आने की शिकायत रहना, रात्रि में पसीना आना। इतने सारे लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो एड्स की बीमारी हो सकती है। अगला, HIV का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ये किस तरीके से फैलता है? HIV के संचरण के सामान्यतः निम्न कारण होते हैं। पहला, HIV का संचरण सामान्यतः HIV संक्रमित व्यक्ति से उसके अप्रभावित या सामान्य साथी में असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण हो सकता है। दूसरा, HIV संक्रमित व्यक्ति के रुधिर का दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदान करने पर हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को हम ब्लड देते हैं या लेते हैं तो उसका परीक्षण करके ही उसको देना और लेना चाहिए। अगर बिना परीक्षण के कोई रुधिर चढ़वाता है तो उसको एड्स होने की संभावना रहती है और HIV वायरस उसके ब्लड में ट्रांसफर हो सकता है। HIV की रोकथाम एवं उपचार, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ HIV, इसे निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। पहला, निर्जमीकृत सुई या सिरिंज के इस्तेमाल द्वारा। निर्जमीकृत सुई स्टरलाइजेशन करके सुई का, जो सिरिंज इंजेक्शन वाली सुई होती है, उसको गर्म पानी में बॉयल करके साफ करके उस सुई का इस्तेमाल करना चाहिए या नई सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए। निर्जमीकृत का मतलब है ये जीवाणु विषाणु को, ठीक है, निष्क्रिय करके। रक्तदान, दान से पहले HIV का परीक्षण करके, जब भी ब्लड डोनेट करें या लें तो HIV का परीक्षण जरूर करें। एड्स के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाकर एड्स के बारे में लोगों को बताएं। यौन संचार रोगों के प्रति उन्हें जागरूक करें कि किस तरीके से रोग एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकते हैं। ब्लेड, रेजर और दंत चिकित्सा के उपकरणों को निर्जमीकरण करके उपयोग करना चाहिए। ब्लेड, किसी नाई के यहाँ आप जाते हो तो शेविंग के समय ब्लेड लग सकता है। रेजर में भी विषाणु हो सकता है। दंत चिकित्सा, दांत में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो इन उपकरणों को अगर सही से स्टरलाइजेशन का नहीं किया गया तो ये किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है। आगे, जिडोबुडीन नामक दवा एड्स के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। तो एक मेडिसिन आपको याद रखना है कि जिडोबुडीन जो दवा है वो आपको एड्स में रिलीफ देने का कार्य करती है। आपका जो मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी ह्यूमन में, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। अब मैं आप लोगों को प्लांट में होने वाले जो रिप्रोडक्शन है, प्लांट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में नया वीडियो लेकर आऊँगी और वो टॉपिक आप लोगों का नया रहेगा। आप लोगों को जो एकल कोष की जनन है या जो एक कोष की जंतु में जनन की क्रिया है वो पढ़नी है। जो हायर प्लांट है उनमें जनन की क्रिया कैसे होती है वो पढ़नी है। और ह्यूमन में जनन की क्रिया किस तरीके से होती है वो पढ़नी है।
तो ह्यूमन में जनन की क्रिया आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप लोगों के 2 टॉपिक और रह गए हैं इस लेसन में, तो मैं नए टॉपिक पर चर्चा करूँगी अगले वीडियो में। इससे रिलेटेड जितने भी आपके होमवर्क के क्वेश्चन रह गए होंगे वो पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी, उसके बाद नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी।